दोस्त आज शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 5। आपका चैप्टर नंबर 5 मतलब प्रैक्टिस सेट 5 है। बिहार एसएससी खान सर के द्वारा चलाया जा रहा है बुक, मतलब खान सर का बुक है, इनका प्रोडक्शन है। तो उन्हीं का प्रोडक्शन के तहत मैं क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपका 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ वर्ड इसमें जो है टर्म जो है अलग अलग होंगे, तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, उसे तोड़ कर पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट करते हैं और 30 मिनट से 35 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलेंगे, आप स्पीड करके देख लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँ। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो याद रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर की अगर बात करते हैं तो जैन धर्म मतलब जैन मत को याद करते हैं, ठीक है। आगे की चलेंगे। आगे सवाल है तीसरा कि बारडोली, याद रखिएगा, बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बारडोली जो सत्याग्रह के प्रमुख नेता की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा सरदार पटेल को याद करते हैं। बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, ठीक है, 1928 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट खत्म करते हुए चलेंगे मेरे दोस्त, जो इंपॉर्टेंट होगा उसकी बात ही करते चलेंगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। छठे प्रश्न की ओर चलेंगे। छठा प्रश्न है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की जो है भर्त्सना की थी? भर्त्सना मतलब कौन लाया था, ये कहने का मतलब है कौन लागू, मतलब अपना जो है सिद्धांत कौन दिया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी लाए थे, याद रखिएगा। आगे की ओर चलेंगे, सातवें प्रश्न की ओर चलेंगे। सातवां प्रश्न है प्रसिद्ध गाना जो सारे जहां से अच्छा है रचा गया है किन के द्वारा? ये सवाल पूछ रहा है आपसे। तो सातवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल द्वारा, याद रखेंगे मोहम्मद इकबाल द्वारा। चलेंगे आठवें प्रश्न की ओर चलेंगे। चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया? बताइएगा कब से शुरू किया था, मतलब एलपीजी को जो सुधार हुआ था भारत के समान, भारत के मतलब देखा देखी कहिए उसको, है ना, समान, कब जो संरचनात्मक सुधार जो है कब शुरू किया? तो याद रखिएगा 1991 में, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है कि 1854 से लेके 1856 ईस्वी में जो है क्रीमियन, याद रखिएगा क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? बताइएगा क्रीमियन जो है युद्ध है किन के बीच लड़ा गया था, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ये दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। 10वें प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जैसे ही संघ शक्ति समिति की अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, 11वां प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे दोस्त। 11वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में याद रखिएगा समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। समाजवादी जो है शब्द जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे 12वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 12वां प्रश्न है कि संसदनात्मक, याद रखिएगा संसदात्मक शासन जो है प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान, याद रखिएगा संविधान है ये, संविधान में किस देश से लिया गया है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बार पूछता है, तो बताइएगा ये ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से लिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, मतलब संसद का अगर संविधान का स्रोत अगर देखे होंगे मेरा वीडियो तो आप जरूर टिक लगाइएगा। 1946 में भारतीय संविधान सभा के याद रखिएगा अंतरिम सभापति कौन थे? अंतरिम सभापति मतलब अंतिम एक तरह से कहिए। 1946 में भारतीय संविधान की जो है अंतरिम सभापति कौन थे? 13वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा अंतरिम अगर बात करें अंतिम सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा सभापति थे। चलेंगे 14 का क्वेश्चन देख लीजिए और इसका ऑप्शन मैं दिखा दूंगा।
एक मिनट। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका मतलब रीट जो है जारी करता है, जारी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका जो है रीट जो है जारी की जा सकती है। तो कहाँ, तो चलिए इसका ऑप्शन दिखाता हूँ मैं, ठीक है, चलिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो है मौलिक अधिकार के जो है मौलिक अधिकार में जो परिवर्तन हो सकता है, याचिका जो जारी होती है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे 15वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 15वां प्रश्न है आपके लिए। 15वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा इसमें 4 ऑप्शन में आपको एक सही बताना है। तो जाकिर हुसैन जो थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यह ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा पहले थे, यही आंसर सही है और सब गलत है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 16वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 16वां प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो आप जानते हैं कि 6 वर्ष होता है, ये ध्यान रखेंगे। 5 वर्ष आपको लोकसभा का होगा, ये ध्यान रखेंगे। राज्यसभा ही एकमात्र है जो कि 6 वर्ष है, याद रखिएगा। और क्या है आप कमेंट करते रहेंगे। आगे चलिएगा, ये प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न जो है ये थोड़ा सा गलत है, ऑप्शन इसका जो है गलत दे दिया है। क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है ने किस प्रकार के पंचायती राज्य की संरचना की सिफारिश की थी। तो ये पूछ रहा था कि 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय, कितने स्तर का था। तो याद रखिएगा 3 स्तरीय था, याद रखिएगा स्तरीय था, याद रखिएगा 3 स्तरीय किया था, याद रखिएगा, ठीक है। बलवंत राय मेहता का यही सब ऑप्शन आता तो होता, यहाँ पे गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया है। चलिए 18वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है राजनीति नहीं है, कौन सा कथन है जो कि राजनीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। सही नहीं बताना है, मतलब नहीं के ऑप्शन में आपको सही करना है, समझ गए। तो याद रखिएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही जो है गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है विरुद्ध न्याय के मामले को दायर किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए देखिए इससे कोई लगाव नहीं है, आगे चलेंगे। गांधीवादी भी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है, हाँ एकदम सही है। नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, एकदम सही है। यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, एकदम नहीं है, राज्य के लिए ही ये होता है, याद रखिएगा। तो समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप पढ़िएगा, तो इसमें जो है आपको गलत है, ठीक है। तो याद रखेंगे 3 ऑप्शन सही था, 1 ऑप्शन गलत था, नहीं भी पूछा था वही सही है ना। चलेंगे 19वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 19वां प्रश्न है कि निम्न में से, याद रखिएगा 19वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा जो है सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। तो आप जानते हैं शास्त्रीय भाषा की अगर बात करते हैं तो कन्नड़ को हम लोग शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित की गई है, कन्नड़ भाषा को, ठीक है। जो कि आपको कन्नड़ कहाँ बोलते हैं, कर्नाटक में बोलते हैं, कन्नड़ कर्नाटक, याद रखिएगा। चलेंगे 20वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 20वां प्रश्न में क्या बोलता है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या होती है। अपने मतलब अच्छे पे अगर पूछते आपको घूर्णन गति पूछते, बताइएगा घूर्णन गति तो 28 दिन की होती है। घूर्णन गति अभी पूछे तो 28 दिन बोलिएगा, ठीक है। सूर्य की अगर परिक्रमा बोलता तब अलग हो जाता, कितना दिन होता है वो आप जवाब देंगे, ओके। पेशावर, याद रखिएगा पेशावर एवं काबुल जो है, पेशावर और काबुल याद रखिएगा किसके मध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब पेशावर और काबुल जो है आपको एक जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, किसके कारण, कौन से मार्ग, कौन सा दर्रा के कारण। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए खैबर दर्रा के कारण एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। 22 का आंसर का जवाब देंगे। 22 में क्या है कि हिमखंडों, याद रखिएगा हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या होता है। तो अगर आपसे पूछे कि हिमखंडों का जो है पिघलने का मुख्य कारण क्या है, आप जवाब देंगे, बहुत अच्छे से आप जवाब दे सकते हैं। इसका 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा भूमंडलीय ताप वृद्धि होता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो लगाए हैं वो सही लगाए हैं। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है लेकिन इसमें डिटेल नहीं देंगे, सिर्फ आंसर देके आगे निकलेंगे। आप उसका कमेंट बॉक्स में डिटेल दीजिएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो याद रखिएगा बैकाल झील है, सबसे गहरी झील है, याद रखिएगा। ये सबसे बैकाल झील जो है आपको मीठे पानी का झील है ना। बैकाल जो है दुनिया का सबसे मीठे पानी का झील है, याद रखिएगा। गहरी झील भी है, याद रखेंगे। और कैस्पियन सागर जो है खारे पानी का झील है, जो कि पानी सबसे ज़्यादा पानी रखने वाला जो है आपका कैस्पियन सागर है, याद रखिएगा। चलिए डिटेल में बता दिया।
चलेंगे 24वां प्रश्न की ओर चलेंगे। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ रहा है तो अमेजन नदी को याद करेंगे। किसे याद करेंगे? तो अमेजन नदी को याद करेंगे। चलिए ईगुल, 25वां प्रश्न है ईगुल क्या है? ईगुल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईगुल आपको स्टेट या सीटेट में पढ़े होंगे तो उसमें पूछता है। ईगुल एक ऐसा चीज़ होता है कि बर्फ़ के गुंबद से ये बना हुआ होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिए हैं, गुंबद के आकार का एक घर होता है या झोपड़ी कहिए, जो कठोर बर्फ़ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसे हम लोग एस्किमो एस्किमो रहते हैं, मतलब उसमें रखा जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं, मतलब उसमें यात्री लोग भी रह सकते हैं, कोई भी रह सकता है, उसमें जानवर भी रह सकते हैं, इस तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलेंगे 26वां प्रश्न की ओर चलेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं पूछ रहा है आपसे, देखिए स्पष्ट है, क्लियर कर दे रहा हूँ। तो बताइएगा जो है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आप जानते हैं उड़ीसा से नहीं गुजरेगी, क्योंकि 8 राज्य से गुजरती है। तो 8 राज्य में आप देख रहे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा है ही। और बताइए झारखंड, वेस्ट बंगाल आपका है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, बताया था मैंने, जीटी मतलब गुजरात है, और बताइए कौन बचा? बताइए। तो एमपी और छत्तीसगढ़ बचा, खत्म हो गया है ना, 8 को हो गया, तो याद हो गया। तो इस तरह से आप याद करते रहिएगा, हो जाएगा, बहुत इजी है, कुछ ट्रिक उरिक याद करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। मैं तो कहूँगा ट्रिक तो फालतू होता है मेरे दोस्त, सिर्फ आपका दिमाग ही आपका टैलेंट है और सब कुछ है। बस थोड़ा सा भूमिका मैंने बांध दिया, कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। भारतीय मानक याद रखिएगा। आगे चलेंगे। भारतीय मानक समय का प्रधान जो है मेरिडियन, भारतीय मानक समय का प्रधान जो है मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरता है? आधारित कहने का मतलब कहाँ से गुजरता है? हमारा जो मेरिडियन जो है, प्रधान मेरिडियन जो है, भारत मानक समय का प्रधान मेरिडियन जो है कहाँ से गुजरता है? तो याद रखिएगा आपका इलाहाबाद से गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगाए हैं वो याद रखिएगा। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, याद रखिएगा। प्रयागराज भी दे सकता है ऑप्शन में, इलाहाबाद तो ये पहले के क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है इसलिए। चलिएगा इसमें क्या है आपको देखिएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम जो है कार्यान्वयन, याद रखिएगा मंत्रालय द्वारा, याद रखिएगा 2016 और 17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फसल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? कौन सा ऐसा है बताइएगा भारतीय राज्य, बताएंगे बागवानी के लिए, जो आंकड़ा दिया गया था 16-17 में, जो फल जो है फल उत्पादन में बताइएगा सबसे आगे है एक तरह से, बताइएगा। तो 28वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। कौन है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है, याद रखेंगे। चलिए आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे चलेंगे 29वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 29वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कथन जो है हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। तो याद रखिएगा सही नहीं के बात अगर करें तो यहाँ पे केवल जैसे लग गया वही आंसर गलत हो जाता है, यह ध्यान रखेंगे। केवल चावल के उत्पादन में सफल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हरित क्रांति जो है चावल के उत्पादन के लिए ज़्यादा नहीं था। कैसे था? तो चलिए बताते हैं। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन तो डी आपका सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा था। आप देख सकते हैं ना, देखिए आपको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, है ना। तो देखिएगा 29वां प्रश्न की ओर देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन चलिए इसके बारे में जानते हैं, हरित क्रांति है क्या। तो चलिए इसका प्रारंभ जो है 1966 की खरीफ जो है ऋतु में हुआ था, याद रखिएगा खरीफ ऋतु में हुआ था। इसका प्रारंभ जो है हरित क्रांति का प्रारंभ जो है अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ है, याद रखेंगे। प्रारंभ में इसका जो है लाभ जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला था, याद रखिएगा हरित क्रांति से, ठीक है। चलेंगे आगे, चलिएगा आगे की ओर चलेंगे। आगे सवाल है 30वां प्रश्न है कि 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? मतलब किसमें जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है बताइएगा 2001 से 11 में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो मेघालय है, याद रखेंगे वही है, ठीक है। मेघालय जो है आपका वही है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1 से 2011 के बीच का ये अपडेट है। आप बताइएगा क्या ये सही है कि नहीं। नहीं तो आप कमेंट कर देंगे ऑप्शन आंसर के साथ, मैं भी चेक कर दूंगा कि आप आंसर बताए हैं कि नहीं, उसके बाद उसे सही लगा दूंगा। चलिएगा निम्न में से, या देखिएगा निम्न में से किसके कारण जो है राष्ट्रीय आय के चक्रकार, या देखिएगा प्रवाह का आकार घटता है, बताइएगा, ठीक है। बताइएगा निम्न में से किसके कारण जो है
राष्ट्रीय आय के चक्राकार, याद रखिएगा चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा आयात का, याद रखिएगा आयात का याद रखेंगे। 32वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 32वां प्रश्न है कौटिल्य, याद रखिएगा 32वां प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से याद रखिए कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। बताइएगा कौटिल्य मतलब चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार बताइएगा कर जो वसूलता था वो उसका जिम्मेदार था, कौन था, वसूली के लिए जिम्मेदार कौन होता था ये बताइएगा। तो बताएंगे आपके सामने 32वां प्रश्न का जवाब देना है। तो 32वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी नागरिक, देखिएगा नागरिक, ठीक है ओके। चलेंगे मिर्जा गालिब, यहाँ गालिब खाली दे दिया है, मिर्जा गालिब थे, मिर्जा गालिब क्या थे तो कवि थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है उर्दू के आप फारसी के कवि थे, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि भारत का जीव मंडल, याद रखिएगा भारत का जीव मंडल जो रिजर्व है नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है तो आप जानते हैं उत्तराखंड में स्थित है। नंदा की बात करें तो उत्तराखंड को याद करेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे 35 का आंसर का जवाब देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो उन्होंने लगाए 1 मई, बहुत सही जवाब लगाए हैं। 36वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 36वां प्रश्न है कि कौन सा कथक जो है कथक नृत्य है, याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। घराना, कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है, इसमें शहर बताना है आपको, तो याद रखिए जयपुर तो आप हटा दीजिए, अब इस 3 में बताइए, तीनों यूपी का है, तो आप जानते हैं 36 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, याद रखिएगा लखनऊ का घराना नृत्य शैली है, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर 37वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 37वां प्रश्न क्या है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताएं, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की है, तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने की थी, याद रखिएगा सबसे पहले टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, याद रखिएगा 37 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी था, याद रखिएगा। कब की गई थी तो 1749 में ही किया गया था, याद रखिएगा 1749 मतलब 17 मई 1749 में किया गया था, याद रखिएगा ये सबसे पहले किया गया था। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी, ये आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। चलिएगा 38वां प्रश्न की ओर चलेंगे। कोशिका भित्ति जो है कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो याद रखिएगा जंतु में अनुपस्थित होती है, याद रखेंगे। कोशिका भित्ति पादप मतलब पेड़ पौधे में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति याद रखिएगा अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि उपस्थि जो है एक क्या है, संयोजक उत्तक है, तो कैसा उत्तक है तो कोमल उत्तक है, याद रखिएगा कोमल संयोजक उत्तक है, याद रखेंगे उपस्थि, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे। 40वां प्रश्न की अगर बात करें तो मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है, तो याद रखिएगा पित्त का उत्पादन जब भी होगा तो लीवर में होता है। लीवर को हम लोग यकृत कहते हैं, यकृत मतलब जिगर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं जिगर भी कहते हैं, तो लीवर देता है, यहाँ पे जिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। आगे चलेंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। अगर रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की अगर बात करें तो याद रखिएगा आपको इनमें ऑप्शन जवाब देना है 41 का, तो याद रखिएगा विलियम हार्वे का नाम याद करिएगा। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे चलेंगे। 41वां प्रश्न क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे, चलिए मेरे दोस्त कुछ देर होंगे, ठीक है, फिर लेकिन आ जाएंगे वीडियो। चलिएगा गले के उदर याद रखिए गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। बताइएगा गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो याद रखिएगा ब्रेस्ट बोन कहते हैं, बेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 43वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 43वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है, याद रखिए व्युत्क्रम बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है। क्या करता है, आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है, बताइएगा। तो इसका आंसर का जवाब देंगे 43 का आंसर का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी
इन्हें रिंटेस कहते हैं, बहु इन्हें रिंटेस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा 44 का आंसर का जवाब देंगे। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? तो याद रखिए पोलियो और चेचक की बीमारी अगर होता है तो वायरस से होता है, वायरस मतलब विषाणु। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने जवाब दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। 45 का आंसर का जवाब देगा वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने जवाब दिए हैं एंजियोस्पर्म, उन्होंने सही जवाब दिए हैं। ठीक है, चलिएगा 46 का जो है आपको मैंने 1998 का मैंने जो सार संग्रह करवाया है 12 से, उसमें ये क्वेश्चन आया था और यही क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के रूप में सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब इसका आंसर आप जवाब देंगे, नहीं देंगे तो आप 12 बजे का क्लास नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है कि तोड़ के पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे कोई भी वर्ड, देखिए जिनका साइंस है वो तो आराम से पढ़ लेते हैं, जिनका साइंस नहीं है उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए पढ़ लीजिएगा। तो क्या पढ़ेंगे? क्वासी, देखिए क्वाशी कर लेंगे, क्वाशी और कौर पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाशी और कौर ऐसे ही पढ़ाया भी है मैं सार संग्रह में। ठीक है, क्वाशी और कौर बीमारी जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन की कमी से होता है। 46 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ये कुपोषण के क्षेत्र में होता है, मतलब कुपोषण के बीमारी को जो होता है कमी हो जाता है, कुपोषण हो जाता है शरीर में। ठीक है, सूखा बीमारी कह सकते हैं। ठीक है, 47 का आंसर का जवाब देंगे ऊपरी वायुमंडल, याद रखिएगा ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत पर निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? बताइएगा ओजोन जो है परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा जो है नष्ट हो रही है? तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो है नष्ट हो रही है, ये ध्यान रखेंगे। 48 का आंसर का अगर जवाब पूछे आपसे तो भार का एसआई मात्रक क्या है मेरे दोस्त? तो भार का अगर एसआई मात्रक की बात करेंगे तो न्यूटन को याद करेंगे। किसे याद करेंगे? तो न्यूटन को याद करेंगे। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे। 49 का आंसर का जवाब देंगे। तो 49 का आंसर का जवाब क्या है? आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्थिर गति के साथ, याद रखिएगा, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। त्वरण जो होता है कैसा होता है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है, चर त्वरण होता है, चर त्वरण होता है, यह ध्यान रखेंगे। फटाफट चलेंगे 50 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 50 क्वेश्चन है कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है। कितना? 100 मतलब 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है, जो वेग का मान है 18 किमी घंटा, मतलब 18 किमी घंटा से 36 किमी घंटा कर देता है। वह मान है, क्या मान है ये बताइएगा। मैथ का है, सोल्यूशन करके आप बताइएगा। एक तरह से साइंस का, एक तरह से मैथ का क्वेश्चन है, बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर का जवाब दे देते हैं ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा 0.05 न्यूटन आएगा, यह ध्यान रखेंगे। चलिए ऐसे इसका फॉर्म सूत्र क्या है कि एफ लिखाता है, याद रखिएगा। एफ बराबर होता है, ठीक है, ट्रायंगल P/T, याद रखिएगा, बराबर क्या होगा? P2 माइनस P1/T होगा। ऐसे इसका सूत्र है, इस पे बैठा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नहीं होगा कैसे? तो आपसे देखिए P1 कौन था, तो आप आराम से कर सकते हैं। P2 कौन है? तो आगे 36 है। अब P1 कितना है? तो 18 है। P1 18 है। अब बताइए और T कितना था? तो T आप आराम से बताइए क्या होगा, बताएंगे। तो T आपका 100 मान के चलिए, क्या मान के चलिएगा? 100 मान के चलिएगा, 100 है ना। तो T मतलब सेकंड है, तो T समय है, तो 100 है। अब किमी घंटा को मीटर सेकंड में बदलने के लिए कितना से भागा दीजिएगा मेरे दोस्त, बताइए। तो आप 5/18 से दीजिएगा ना, 5/18 से तो आप जानते हैं, मैथ पढ़े हैं। तो 5/18 से भाग देंगे 36 में, तो 36 को 18 दूनी 36 है ना, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, तो 10 मीटर सेकंड होगा, है ना, 10 मीटर सेकंड होगा। थोड़ा समझिएगा बस, 10 मीटर सेकंड होगा ना। अगर अब 18 को मैं 5/18 से भागा दूंगा तो 18 5 आएगा, तो 5 मीटर सेकंड होगा। अब इसे घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? आपका 5 आएगा। 5 को अगर 10 से भागा दीजिएगा, मतलब 10 से 5 को भागा दीजिएगा, मतलब 100 को, मतलब 5/100 हुआ ना, इससे भागा दीजिए तो क्या आएगा? 20 आएगा। 20 को अब ऊपर 1 बचा, तो 1/20 को क्या करेंगे? 0.05 आएगा आंसर। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे थोड़े से नहीं दिखे होंगे लेकिन मैं समझाया, आपको समझ में आया होगा तो ठीक, नहीं तो ऑप्शन नंबर आप सोल्यूशन करके देखिएगा। सूत्र बता देता हूँ फिर से। तो याद रखिएगा P1
याद रखिए P2 बराबर P1 बटा T। T है आपका 100 है, याद रखिएगा। आपका 36 है P2 और P1 है आपका 18। बस इतना ही है, मैंने सोल्व करवा दिया है। आपको इस पे बैठाइए, पुट करिएगा, हो जाएगा। ठीक है। मीटर सेकंड को चेंज करने के लिए 5/18 से, आप जानते हैं मैथ पढ़ाए हैं, आप अच्छे से जवाब दीजिएगा, है ना। चलिएगा 51 का आंसर का जवाब देंगे। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है लगभग होता है, कितना होता है बैगनी कलर का? चलिए इसे मैं क्लियर करता हूँ, बताइएगा। तो बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है ये बताइए। तो 51 का आंसर का जवाब अगर देना है तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, 455 पे पावर -390 एम याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं वो सही लगाए हैं। चलिएगा 52 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है ये बताइएगा। तो आप जानते हैं कि तापमान अगर बढ़ जाएगा तो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? बढ़ जाती है, याद रखिएगा, प्रभाव बढ़ जाती है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो अगर उष्मा का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर सी जूल बताइएगा। क्या बताइएगा? जूल बताइएगा, ये ध्यान रखिएगा। 54 का आंसर का जवाब देंगे। आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? आसमान का अगर नीला होने का कारण क्या है ये बताइएगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश का परिकर्णन के कारण होता है, प्रकाश के परिकर्णन के कारण हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। 55वां प्रश्न की अगर ओर चलेंगे, 55वां प्रश्न की ओर चलेंगे। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है वो क्या होती है ये बताइएगा। तो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण, याद रखिएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है, याद ध्यान रखेंगे। चलिएगा 56 का आंसर की ओर चलेंगे। 56 का आंसर का जवाब क्या है? तो याद रखिएगा, तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। यह है क्या है बताइएगा। लीजिए मैंने क्लियर कर दिया, इसका आंसर का जवाब देंगे। 56 का आंसर का जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, एवोगैड्रो का नियम, याद रखिएगा, एवोगैड्रो का नियम होता है। याद रखिएगा कि तापमान और दाब को समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में जो अणुओं का समान संख्या होता है उसे एवोगैड्रो का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर मेरे दोस्त। चलिएगा 57 का आंसर का जवाब देंगे। 57 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में रहता है, कौन सा ऐसा धातु है ये पूछा रहा है। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है ब्रोमीन वो सही जवाब दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलेंगे। 58 का आंसर का जवाब दीजिएगा। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या अगर पूछे 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है तो इसके परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या है क्या है बताइएगा। अगर पूछेगा एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है और परमाणु संख्या 16 है, ठीक है, तो इसके परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये बताइएगा। तो अगर याद रखिएगा 32 और 16 को घटाइएगा तो 16 ही आता है, तो याद रखिएगा 16 ही आंसर होगा, 16 न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर मेरे दोस्त और 59 की आंसर की ओर चलेंगे। 59 में है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय जो है गैस नहीं है? अक्रिय गैस नहीं पूछ रहा है आपसे, ये ध्यान रखिएगा, नहीं पे फोकस करिएगा। तो बताइएगा नहीं है तो कौन नहीं है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है आपका अक्रिय गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। ठीक है, नियॉन, हीलियम और आर्गन ये सब आपका अक्रिय गैस है, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, आगे सवाल बनता है 60वां प्रश्न बनता है आपके लिए। 60वां प्रश्न है कि बिना बूझा चूना, याद रखिएगा बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम है, बताइएगा बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम है क्या है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड है, याद रखेंगे क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम आपसे पूछे तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे आपके लिए सवाल बनता क्या है मेरे दोस्त, चलिए देखते हैं। तो आगे सवाल आपका 61 है। 61 में थोड़े से ध्यान से पढ़ेंगे मेरे दोस्त, साइंस है, कन्फ्यूज नहीं होना है। 61 का आंसर का जवाब देखिएगा।
देखेंगे तो एक Xe2 लिखेगा, Xe2 है, O2 है, F2 की आकृति होगी। किसकी आकृति, किस तरह की आकृति होगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो याद रखिएगा ये आणविक जो ज्यामिति है, एक तरह से आणविक ज्यामिति के रूप में ये दर्शाता है। याद रखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ए होगा, त्रिकोणीय द्वि, याद रखिएगा त्रिकोणीय द्वि पिरामिडिक है। याद रखिएगा त्रिकोणीय द्वि पिरामिडिक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका एक तरह से दूसरे रूप में अगर हम लोग जानते हैं तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा आणविक ज्यामिति का मूल रूप से माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्लियर आपको यही है, ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, ये ध्यान रखेंगे। 62 का आंसर का जवाब देते हैं। चलिएगा, एक पेड़ में, याद रखिएगा एक पेड़ में क्या है, एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है। बताइएगा एक पेड़ में, अगर एक पेड़ है में गुरुत्वाकर्षण का अगर विरुद्ध जल की गति है, जल की गति का परम कारण क्या होता है, मतलब कारण क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो बताइएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, वाष्पो उत्सर्जन कारण होता है, याद रखेंगे। 62 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। चलेंगे 63 का आंसर का जवाब दीजिएगा, एक रासायनिक परिवर्तन, याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे मेरे दोस्त, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे। तो ये बताइएगा रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटना है, असत्य मतलब नहीं में छांटना है, ये ध्यान रखिएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिए हैं यही आंसर जो है आपका सत्य है, याद रखेंगे। ठीक है, अब सत्य क्या है, तो याद रखिएगा इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, ये एकदम सत्य है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, ये भी सत्य है। नए उत्पाद का निर्माण भी होता है, ये भी सत्य है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा 64 का आंसर का जवाब देंगे। 64 में है, याद रखिएगा कार्बोरेंडम क्या है, कार्बोरेंडम जो है क्या है ये बताइएगा। 64 का आंसर का जवाब दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है, कार्बोरेंडम जो है याद रखिएगा सिलिकॉन जो है कार्बाइड है, याद रखिएगा सिलिकॉन कार्बाइड है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर, 65 का आंसर का जवाब देंगे। 65 का आंसर का जवाब है कि अत्यधिक किण्वन, याद रखिएगा अत्यधिक जो है किण्वन से आप क्या समझते हैं, बताइएगा किण्वन से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हैं मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर, ऑप्शन नंबर डी जो लगाए हैं वो सही लगाए हैं। आगे चलेंगे 66वां प्रश्न, नीली क्रांति से संबंधित है। तो नीली क्रांति से अगर आपसे पूछ रहा है तो बताइएगा नीली क्रांति से क्या है, ये बताइए। तो नीली क्रांति से संबंधित क्या होते हैं मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी मछली और या समुद्र से संबंधित अगर आता है तो होगा। याद रखिएगा आप नीली क्रांति पे जो जवाब दिए हैं वो सही जवाब दिए थे, लेकिन समुद्र और मछली दोनों संबंधित हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका कन्फ्यूजन मैंने दूर किया है, आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर, आगे है 67 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो बुद्ध जो है बुद्ध को ज्ञानोदय याद रखिएगा, बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ज्ञानोदय की अगर प्राप्ति की बात करें, ज्ञान मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप जानते हैं कि बोध गया में हुआ था उनका, याद रखिएगा जन्म लुम्बिनी में हुआ था, याद रखेंगे। तो ज्ञान जो है उनको बोध गया में हुआ था, आप जानते हैं। 61 का ऑप्शन नंबर ए बहुत ईजी था। चलेंगे बिहार से प्रश्न है। बिहार से क्या है कि भाई बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर ए ठाकुरगंज में, याद रखेंगे ठाकुरगंज में। 69 का क्वेश्चन का चलिएगा और फटाफट करेंगे मेरे दोस्त। अब बगल में शादी ब्याह लगता है, कुछ फंक्शन है, उसकी आवाज़ आएगी तो आप डिस्टर्ब होंगे। तो चलिए आगे खत्म करते हैं। निम्नलिखित में से कौन, याद रखिए निम्नलिखित में कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बना है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा, याद रखिएगा सौर शहर बनेगा, कौन बनेगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सांची, मध्य प्रदेश का है सांची, याद रखेंगे। 70 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पिसोडोनोफिस, याद रखिएगा पिसोडोनोफिस कलिंग, याद रखिएगा कलिंगा नामक जो है इल, याद रखिएगा इल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है।
इल की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है, बताइएगा। 70वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा उड़ीसा में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने लगाए वो सही लगाए हैं। आगे चलेंगे। 71वां प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो आप जानते हैं हेरोल्ड मॉडल पे जो है आपको आधारित है। 71 का ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने लगाए वो सही जवाब लगाए। और अगर पूछे तो 1951 से लेकर 1956 में 5 वर्ष की होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा 72वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 72वां प्रश्न आपके लिए है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड खाली जगह है के विरोध का प्रत्यक्ष परिमाण है, क्या परिमाण है, तो चलिए आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन दिखाते हैं और आंसर का जवाब देंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रत्यक्ष बताइएगा क्या है। आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, वही है रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है यही था, याद रखेंगे। ठीक है, रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है इसके विरुद्ध जो है आया था, याद रखिएगा। चलिएगा 73 का आंसर का जवाब देंगे। 73 है कि भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है, गणतांत्रिक होने का कारण क्या है ये बताइएगा। 73 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। ठीक है, निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। 74 का आंसर का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से सही उगम जो है संगठन और उनके मुख्यालय का चयन करना है। ठीक है, तो चयन करना है तो बताइएगा। 74 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा। 73 का तो ऑप्शन नंबर डी लगा दिए थे, 74 का आंसर का जवाब दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा UNID, याद रखिएगा UNIDDO बयान में जो है आपका ये चयन सही है, याद रखिएगा युग्म सही है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्लियर। चलिए 75 का आंसर का जवाब दिएगा। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजित किस वर्ष हुआ था, मतलब ताप्ती नदी के किनारे जो है सूरत में अधिवेशन हुआ था जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दल विभाजित हो गए थे, बताइएगा। तो उसका आंसर का जवाब दिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1907 में हो गए थे, याद रखिएगा दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, 76 का आंसर का जवाब दिएगा। श्रीहरिकोटा से PSLV C-70 द्वारा एक उपग्रह GSAT याद रखिएगा 12 प्रक्षेपित किया गया था, तो बताइएगा आंसर इसका, ऑप्शन का जवाब दीजिएगा तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, संचार। ठीक है, मतलब श्रीहरिकोटा से PSLV जो है C-70 द्वारा एक संचार उपग्रह जो है जिसका नाम GSAT-12 है प्रक्षेपित किया गया था, तो संचार उपग्रह याद रखेंगे। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। 77 का आंसर का जवाब देंगे, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है, बताइएगा कौन सा जो है गुजरात में पाया जाता है। तो लोथल का नाम सुने हैं, इसमें लोथल तो है नहीं मेरे दोस्त, तो आंसर क्या होंगे, तो याद रखिएगा धौलावीरा जो है आपका ये आंसर होगा। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में मिलते हैं, याद रखिएगा, नहीं तो लोथल होता तो गुजरात होता, वो भी ये भी है। 78 का आंसर का जवाब देंगे। 78 का आंसर के जवाब में खाली जगह है को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, तो क्या शुरू किया गया था उस योजना का नाम बताना है, तो याद रखिएगा अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे 2002 में शुरू हुआ था। चलेंगे 79 का आंसर का जवाब देंगे प्रोटॉन, याद रखिएगा प्रोटॉन है क्या है, प्रोटॉन क्या है ये बताइएगा। तो 79 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है प्रोटॉन, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। 80 क्वेश्चन का आंसर का जवाब देंगे। 80 क्वेश्चन है कि जून 2019 में खाली जगह है में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, किसने तोड़ा है ये बताइएगा। आपके सामने चौथा 80 नंबर का आंसर का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे सेने मिलर उइबो, याद रखिए उइबो नाम है, सेलेन मिलर उइबो ने ये तोड़ा था रिकॉर्ड, याद रखिएगा 300 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 21वां प्रश्न। 11वीं पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा खाली जगह संबंधित, याद रखिएगा कारीगरों को जो है मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था, बताइएगा। बहुत ही अंदर से प्रश्न है मेरे दोस्त। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है से संबंधित जो है कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था, तो उसका ऑप्शन बताइए।
81 का कौन सा होगा इसमें बताइएगा। तो याद रखिएगा 81 का ऑप्शन नंबर ए हस्तशिल्प से जो है से संबंधित जो है आपको सपोर्ट मिला था, सहयोग मिला था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का डेट बताइएगा आप कब से कब आया था। चलिएगा 82 का आंसर का जवाब देंगे। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नृत्य का नाम बताइए। तो याद रखिएगा पद्म विभूषण से सम्मानित जो है किए जाने वाले प्रथम भारतीय जो है भारतनाट्यम नर्तक जो हैं का नाम बताइए, नर्तकी का नाम बताइए प्रथम, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सोनल मानसिंह को मिला था। याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, याद रखिएगा। तो भारतनाट्यम नर्तकी कौन है? सोनल मानसिंह है, जो कि भारत के प्रथम भारतीय नर्तक थी, याद रखिएगा, पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने पे। ठीक है, 83 का आंसर का जवाब दीजिएगा। शीतल पेय में फीस, याद रखिएगा शीतल पेय में फीस मतलब सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? बताइएगा शीतल पेय में क्या मिलाया जाता है, ये स्पष्ट प्रश्न यही है। आप बताइएगा क्या मिलाया जाता है, आप बताएंगे, इसका आंसर का जवाब देंगे। 83 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक अम्ल मिलाए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। 84 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 84 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है, उसका नाम बताना है आपको। स्पष्ट रूप से 4 ऑप्शन है, देखिएगा, बताइएगा। 84 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन, याद रखेंगे। 85 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 85 में खाली जगह है। इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है, इंसुलेटर का कौन सा उदाहरण नहीं है, ये अंतिम है और आज फटाफट करने का कारण है क्योंकि आपको फटाफट देना जरूरी था प्रैक्टिस सेट। तो याद रखिएगा 85 का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। मानव शरीर, याद रखिएगा इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है मानव शरीर, रबड़, हीरा, कांच ये सब इंसुलेटर है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आज के लिए जय हिंद, आपका सपोर्ट बना रहे, आपका आशीर्वाद लगा रहे, मिलता रहे। जय हिंद, जय धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो सपोर्ट करते हैं और जो कमेंट करते हैं उनके लिए भी, जो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं सभी के लिए थैंक यू वेरी मच। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए, आपको अपडेट हमेशा मिलता रहेगा। PDF तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।